गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ जंगरमेनियल्स। पिछले टॉपिक में भी हमने जंगरमेनियल्स ऑर्डर के कई कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके हैबिट एंड हैबिटेट। तो आज उन्हीं के सैलिएंट फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इनको हम यहाँ पर देखेंगे। First, the thallus is always differentiated into the central axis, the so-called stem-bearing leaf-like expansion, the leaves। तो इसमें क्या होता है, जो थैलस है वो एक सेंट्रल एक्सिस की फॉर्म में पाया जाता है। जिस तरीके से स्टेम होता है एंजियोस्पर्म प्लांट में, उसी तरीके से इसमें एक सेंट्रल एक्सिस पाई जाती है। और जो सेंट्रल एक्सिस होती है उसको यहाँ पर स्टेम कहते हैं, और उसके ऊपर लीफ लाइक एक्सपेंशन भी पाए जाते हैं। This external elaboration of the thallus is not accompanied by internal differentiation of cells. The thallus thus consists of similar parenchyma cells। तो यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसका जो एक्सटर्नल इलाबोरेशन देखते हैं, तो उसमें बाहर से तो थैलस एक जैसा ही मिल रहा है, लेकिन अंदर भी इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता है। कि बाहर से तो स्टेम लाइक दिख रहा है, कि जैसे हम बड़े हायर प्लांट्स देखते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट देख रहे हैं, जिम्नोस्पर्म देख रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, जो स्टेम होता है उसमें टिश्यू डिफरेंशिएशन पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर इंटरनल डिफरेंशिएशन नहीं होता। पूरा का पूरा जो अंदर से थैलस है वो पैरेन्काइमा सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। The thallus, like the thallus liverwort, is distinctly dorsiventral। और जो ये थैलस होता है, जिस तरीके से लीवरवर्ट्स में डॉर्सीवेंट्रल थैलस पाया जाता है, उसी तरीके से यहाँ भी थोड़ा डॉर्सीवेंट्रल थैलस ही पाया जाएगा। The leaf lacks the midrib and consists of a single layer of cells containing chloroplast and oil bodies। अब जो यहाँ पे मिडरिब होती है वो एब्सेंट होती है। हम्म, इसके अलावा यहाँ पर सिंगल लेयर ऑफ सेल पाई जाएगी, जिसमें क्लोरोप्लास्ट और ऑयल बॉडीज पाई जाती है। जो यहाँ पे लीफ लाइक एक्सपेंशन मिल रहा है स्टेम के ऊपर या सेंट्रल एक्सिस के ऊपर, उनमें मिडरिब एब्सेंट है, और साथ में इनमें सिंगल लेयर में क्लोरोप्लास्ट और ऑयल बॉडीज प्रेजेंट होती है। Majority of them are anisophilous, in which the two kind of leaves are arranged in a spiral manner in three rows. Two rows of large dorsal or lateral leaves and one of small ventral leaves। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि जो मेजोरिटी है लीव्स की, यहाँ लीव्स या जो लीव लाइक एक्सपेंशन है वो एनाइसोफिलस काइंड का पाया जाता है, जिसमें कि दो टाइप की लीफ पाई जाती हैं। दो तो एक रो में अरेंज होती हैं डॉर्सल सरफेस पर, और एक जो पीछे की तरफ पाई जाती हैं वो स्मॉल साइज की होती है, वेंट्रल लीव्स कहलाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर तीन रो पाई जाएंगी, दो डोर्सल सरफेस पर और एक वेंट्रल सरफेस पर। तो यहाँ पर एनाइसोफिलस कंडीशन देखने को मिलती है। द क्लोज सेट लीव्स ओवरलैप ईच अदर इन सुक्यूबस और इनक्यूबस मैनर। जो पत्तियों का या लीव्स का जो सेट होता है वो एक दूसरे को ओवरलैप करके रखता है। तो जो ये सक्यूबस और इनक्यूबस मैनर है, ये पिछले टॉपिक में भी बताया था कि पत्ती का कौन सा हिस्सा आगे वाली लीफ को कवर कर रहा है या पीछे वाली लीफ को कवर कर रहा है, तो उस आधार पर इनके जो सेट पाए जाते हैं। The rhizoid, which function as anchoring organ, are unicellular, simple, smooth, thin-walled type। अब यहाँ पर राइजोइड की बात करते हैं, तो राइजोइड का काम होता है थैलस को जमीन पर या सॉइल में फिक्स करके रखना, जिससे कि वो इजीली
उसमें फिक्स करके रखता है जिससे कि वो इधर उधर मूव ना करे या और इसके अलावा फिक्सेशन के साथ साथ उसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पे जो राइजोइड होते हैं वो सिंगल सेल्ड होंगे, सिंपल होते हैं, स्मूथ वॉल्ड होते हैं और थिन वॉल्ड पाए जाते हैं। सबसे सिंपल टाइप के राइजोइड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है द स्केल्स आर यूजुअली एब्सेंट एंड सो आर ट्यूबरकुलेट राइजोइड। और यहाँ पर जो स्केल्स होते हैं वो यूजुअली एब्सेंट होते हैं, मतलब कि नॉर्मली यहाँ देखते हैं तो वहाँ पर नहीं पाए जाते, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जहाँ पर मिलते हों। एंड सो आर ट्यूबरकुलेट राइजोइड। तो यहाँ पे ट्यूबरकुलेट राइजोइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द एपिकल ग्रोथ इन ऑल द जंगरमेनियल्स टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ ए सिंगल एपिकल सेल विच इज ए पिरामिडल इन शेप। जो एपिकल सेल होती है, एपिकल ग्रोथ है, वो हमेशा जितनी भी ब्रायोफाइट्स होंगे सब में एक सिंगल एपिकल सेल के थ्रू होती है। ये सिंगल एपिकल सेल पिरामिडल शेप की होती है। तो ऑल एपिकल ग्रोथ इन जंगरमेनियल्स, तो जितने भी जंगरमेनियल्स हैं या जितने भी हम ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं सब में एक सिंगल एपिकल सेल पाई जाती है जो कि पिरामिडल शेप की होती है और इससे ही एपिकल ग्रोथ होती है। नेक्स्ट, द सेक्स ऑर्गन आर सुपरफिशियल एंड प्रोजेक्टिंग बट नेवर बॉर्न ऑन स्टॉक रिसेप्टिकल। जो अब जंगरमेनियल्स ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन सुपरफिशियल पाए जाते हैं। सुपरफिशियल और प्रोजेक्टिंग मतलब ऊपरी सरफेस पे मिलेंगे जो डॉर्सल सरफेस है, और प्रोजेक्टिंग बाहर की तरफ उभरे हुए पाए जाते हैं और ये कभी भी स्टॉक के ऊपर नहीं बनते हैं। तो इसमें जो सेक्स ऑर्गन है उनमें स्टॉक तो एब्सेंट है लेकिन वो खुद ही इतने सुपरफिशियल और प्रोजेक्टिंग होते हैं कि ऊपर से ही दिखाई दे रहे हैं। द आर्किगोनिया यूजुअली अकर इन ग्रुप्स एंड आर स्ट्रिक्टली स्टॉक्ड। जो आर्किगोनिया होती है वो ग्रुप में पाई जाती है, ग्रुप में पाई जाती है और वहाँ पर हम स्टॉक देख सकते हैं। द वेंटर इज ऑलमोस्ट एज ब्रॉड एज द नेक और ओनली स्लाइटली ब्रॉडर देन द नेक। वेंटर होता है जो नेक से चौड़ा होता है। फ्लास्क शेप्ड आर्किगोनिया मिलती है जिसमें सबसे नीचे वाला भाग उसका वेंटर कहलाता है, उसके ऊपर एक नेक पाई जाती है। तो जो उसका वेंटर होगा वो फूला हुआ रीजन होगा जिसमें मोटा जो कि नीचे से फूला हुआ है और फ्लास्क शेप है, तो इसलिए वेंटर जो नेक है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा ब्रॉडर होती है। द नेक कंसिस्ट ऑफ ओनली 5 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल। और जो नेक होती है उसमें केवल 5 नेक सेल्स पाई जाती हैं, वर्टिकल रो में अरेंज होती हैं और 5 नेक सेल वहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है द एंथ्रीडिया आर ओवल और ग्लोबुलर इन आउटलाइन एंड यूजुअली एलिवेटेड ऑन लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक। जो एंथ्रीडिया होती है वो भी ओवल या ग्लोबुलर होती है, किसी भी इन शेप की मिल सकती है और यूजुअली एलिवेटेड ऑन लॉन्ग, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठती है तो लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक उसका होता जाता है। दे आर लेटरल एंड एक्सिलरी इन पोजिशन, और यह लेटरल और एक्सिलरी पोजिशन पर पाई जाती है। The sperms are biflagellated but larger and show more numerous coil than those of the marginaceans। और जो इसके स्पर्म्स होते हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड पाए जाते हैं। जितने भी ब्रायोफाइट्स हम देखेंगे सब में बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म ही पाए जाते हैं और इनमें न्यूमरस कॉइल्स ज़्यादा पाई जाएंगी। तो मार्केंशियल्स के कंपैरिजन में इनमें कॉइल्स ज़्यादा पाई जाती है। द जाइगोट इनवेरिएबली डिवाइड बाय ट्रांसवर्स और अप्रॉक्सीमेटली ट्रांसवर्स वॉल टू गिव राइज टू एन अपर एपीबेसल सेल एंड ए लोअर हाइपोबेसल सेल।
जायगोट्स में जो डिवीजन होते हैं वो ट्रांसवर्स डिवीजन देखने को मिलेंगे। तो जब फर्स्ट डिवीजन होगा ट्रांसवर्स डिवीजन, उसमें सबसे पहले अपर एपिबेसल और लोअर हाइपोबेसल सेल का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ब्रायोफाइट्स में जो जायगोट फर्स्ट सेल होती है स्पोरोफाइट प्लांट की, तो उसमें जब डिवीज़न होगा तो ट्रांसफर्स हुआ, बीच में से हाफ हो गया, तो ऊपर वाली सेल तो उसमें एपिबेसल सेल कहलाती है और नीचे वाली हाइपोबेसल सेल कहलाती है। The hypobasal cell take no further part in the development of the sporogonium. The entire sporogonium developed from the epibasal cell. It is differentiated into foot, seta and capsule. The seta is much elongated at maturity. और जो हाइपोबेसल सेल्स होती हैं वो आगे किसी भी तरह के डेवलपमेंट में पार्ट नहीं लेंगी। तो आगे डेवलपमेंट होता है जाइगोट से स्पोरोगोनियम और द एंटायर स्पोरोगोनियम डेवलप फ्रॉम द एपिबेसल सेल। तो जो कंप्लीट स्पोरोगोनियम होगा उसका डेवलपमेंट एपिबेसल सेल से होता है। हाइपोबेसल सेल का कोई रोल नहीं होता इसमें। इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। अब जो एपिबेसल सेल है वही आगे डिवाइड होकर के फूड, सीटा एंड कैप्सूल का फॉर्मेशन कर देती है। द सीटा इज मच elongated एट मैच्योरिटी। और जब तक इसकी मैच्योर नहीं होता स्पोरोगोनियम तब तक सीटा की लेंथ भी बढ़ती जाती है, उसका इलोंगेशन होता जाता है। द कैप्सूल वॉल इज टू और मोर सेल लेयर इन थिकर। जो कैप्सूल वॉल होती है वो दो या ज़्यादा सेल थिकनेस की होती है। द सेल ऑफ द जैकेट लेयर आर ऑलवेज स्क्लैरिफाइड। और जो इसकी जैकेट लेयर्स की जो सेल्स होती हैं वो स्क्लैरिफाइड पाई जाती है। द स्पोरोजीनस सेल्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू स्पोर मदर सेल एंड द स्टेराइल सेल्स। स्पोरोजीनस सेल्स हैं। अब जो कैप्सूल है उसके अंदर स्पोरोजीनस सेल्स पाई जाएंगी। अब वो आगे जा कर के स्पोर मदर सेल और स्टेराइल सेल में डिफरेंशिएटेड हो जाती है। द स्पोर मदर सेल बिकम फोर लोब्ड बिफोर फर्दर डिवीजन। अभी जो स्पोर मदर सेल्स होती है वो भी आगे फोर लोब्ड हो जाती हैं। द स्टेराइल सेल इज मोस्ट जेनेरा डेवलप इनटू इलेटर्स। स्टेराइल सेल्स में ज़्यादातर जेनेरा है जो इलेटर्स की फॉर्म में डेवलप हो जाता है। The ripe capsule usually dehisces in irregular and a definite manner along lines of dehiscence. अब जो राइप हो जाएगा कैप्सूल उसके बाद अब उसका डेहिसेंस होगा, तो उसके लिए उस पर रेगुलर या उसके ऊपर एक डेफिनेट मैनर में ही उसका डेहिसेंस होगा। इट स्प्लिट इनटू फोर वॉल्स विच बिकम रिफ्लेक्स्ड। अब इसमें चार वॉल पाए जाएंगे जो कि बिल्कुल रिफ्लेक्स्ड होते हैं, तो वहाँ से इसका डेहिसेंस होना स्टार्ट होता है। द इलेटर्स आफ्टर डेहिसेंस फ्लप अप the exposed mass of spores by their hygroscopic movement in response to change in the atmospheric humidity and thus facilitate dispersal of spores। अब इसमें क्या होगा, जो इलेटर्स होते हैं वो जैसे ही उसका डेहिसेंस हुआ अब इलेटर्स उसमें बाहर की तरफ आ जाएंगे और एक्सपोज्ड हो गए। एक्सपोज्ड होने के बाद जो स्पोर्स होते हैं वो इलेटर्स के थ्रू बाहर की तरफ, लेटर्स में हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट होगी जो बाहर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है उसके थ्रू, और इसके कारण जो इलेटर्स होते हैं वो स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करता है हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट के थ्रू। और मॉइस्चर लेते हैं ये, ह्यूमिडिटी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे एटमॉस्फेयर से। फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटोनिमा स्टेज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलियस फॉर्म। और इसमें प्रोटोनिमा स्टेज पाई जाती है जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इट इज़ जनरली शॉर्ट लिव्ड एंड एफिमेरल बट समटाइम्स लॉन्ग लिव्ड। और यह जो शॉर्ट लिव्ड स्टेज होती है तो जो फॉलियस फॉर्म में प्रोटोनिमा पाया जाता है यहाँ पर।